Let me take a similar example. Say question, find nc0 to 2nc0 plus nc1 into 2nc1 plus nc2 into 2nc2 plus एंड सो ऑन। मतलब ये क्वेश्चन है। आंसर वापस वही जनरल टर्म क्या आएगा, एन सी आर इंटू टू एन सी आर। फिर इसको मैंने ऐसे लिख दिया एन सी एन माइनस आर इंटू टू एन सी आर, इसको ऐसे लिखा रख दिया। इन दोनों का सम कितना आएगा एन। तो उससे हमें क्या पता लगेगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन शुड बी कंपेयर्ड, शुड बी कंपेयर्ड। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, ये जीरो से शुरू हो रहा है तो इससे पहले तो जा ही नहीं सकते, उसका मतलब कोई टर्म मिसिंग नहीं है। तो सीधा सीधा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये डॉट 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 करके लिख दिया, मतलब लास्ट तक सारे टर्म प्रेजेंट हैं। अब क्या होगा, इसकी वजह से हम कंसीडर करेंगे वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन, इसकी वजह से हम कंसीडर करेंगे वन प्लस एक्स रेज टू पावर टू एन, फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा वन प्लस एक्स रेज टू पावर थ्री एन। इसके अंदर किसका कोफिशिएंट ढूंढा जाएगा, एन का। एन का क्यों, क्योंकि लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट है एन। तो ऐसे बता सकते हैं कि रिक्वायर्ड आंसर क्या होना चाहिए हमारा, इज इक्वल टू, ये अपर सबस्क्रिप्ट थ्री एन है तो थ्री एन सी आर, आर मतलब एक्स रेज टू पावर किसका कोफिशिएंट, एन का कोफिशिएंट, तो थ्री एन सी एन, ये आंसर होगा। अगर समझ में आता है डायरेक्टली बोल सकते हैं ऐसे। बाकी जो हमने पहला क्वेश्चन किया था वैसे तो कर ही सकते हो, पूरा ओपन करके लिखो एक एक चीज़ को, फिर लिखो कंसीडर वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन, वो एक्सपेंशन करके लिखो, फिर वन प्लस एक्स रेज टू पावर टू एन उसको भी एक्सपेंड करके लिखो, मल्टीप्लाई करो, राइट हैंड साइड में एक्स रेज टू पावर एन का कोफिशिएंट ढूंढो, तो अपने आप ये सीरीज बन जाएगा। ये ठीक है। और देख लिया क्वेश्चन थ्री से एन सी एन इंटू एन प्लस वन सी वन प्लस एन सी एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन सी टू प्लस एन सी एन माइनस टू इंटू एन प्लस वन सी थ्री प्लस एंड सो ऑन, ये लिखा है। फिर इसमें आ गया आंसर। इसमें क्या है कि ये घट रहा है, ठीक है। तो पहले तो इसके आगे और इधर जा सकते थे क्या, नहीं, क्योंकि अगर अपर सबस्क्रिप्ट एन है तो ये नीचे वाला सबस्क्रिप्ट एन से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो उसका मतलब क्या कि वापस दूसरा टर्म चाहे कुछ भी लिखो, किसी भी एक टर्म की तरफ से अगर हमें पता है कि इससे पहले वाला टर्म नहीं आ सकता किसी भी एक टर्म की तरफ से, तो इसमें तो ये फर्स्ट टर्म है, इसकी वजह से इससे पहले वाला टर्म नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो एन घट रहा है लगातार आगे जाने पे, तो पहले जाने पे बढ़ना चाहिए, तो एन सी एन प्लस वन तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, इसकी वजह से तो पहला टर्म आ सकता है ये, ठीक है, क्योंकि एन प्लस वन सी जीरो हो सकता है, ये तो बढ़ रहा है वन टू थ्री, तो इससे पहले वाला टर्म एन प्लस वन सी जीरो होना चाहिए। बट जो इससे पहले वाला टर्म होगा उसमें तो दोनों की वजह से एक एक टर्म लिखा होना चाहिए, तो अगर पहले वाले टर्म की वजह से अनडिफाइंड आ गया तो दूसरे टर्म की वजह से आए ना आए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इससे पहले कोई टर्म नहीं आएगा इस सीरीज के हिसाब से, मतलब कोई टर्म मिसिंग नहीं। ठीक है, इसमें मैंने लिखा जनरल टर्म, इसमें ये जैसे एन सी एन माइनस आर ऐसे लिखा जाएगा, पहले टर्म में आर इज इक्वल टू जीरो रख दिया तो एन सी एन आ गया, दूसरे टर्म में आर इज इक्वल टू वन रख दिया तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये घट रहा है इसलिए एन माइनस आर, और दूसरा टर्म कितना हो जाएगा एन प्लस वन सी, और हमने क्या बोला कि पहले टर्म में इसकी तरफ से आर लिखा है और ये घट रहा है इसलिए माइनस आर है, और पहला टर्म में ये जो एन आ रहा है ये जीरो रखने पे आ रहा है, तो यहाँ पे वन चाहिए हमें, जीरो रखने पे वन कैसे बनेगा, आर प्लस वन होना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों को अगर ऐड किया, वेरिएबिलिटी किसकी वजह से आती है, आर की वजह से, तो इसमें तो क्या हुआ ऐसे ही ऐड करने पे ही कैंसिल हो गया, वो एन प्लस वन ही हो गया कांस्टेंट। तो पहले पार्ट्स की तरह इसमें कुछ करना नहीं पड़ा, इसमें तो डायरेक्टली ये ऐसे ही कांस्टेंट आ गया। ठीक है, कांस्टेंट आ गया तो यहाँ से पता लगा एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन का कोफिशिएंट कंपेयर होगा, फिर इसको देख के पता लगा कि वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन होना चाहिए, फिर इसको देख के पता लगा कि वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन होना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा वन प्लस एक्स रेज टू पावर टू एन प्लस वन, और इसके अंदर हम एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन का कोफिशिएंट ढूंढेंगे। ठीक है,
तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, 2n+1 सी n+1। ये ठीक है। और इसको एन सी आर इज इक्व टू एन सी एन माइनस आर वाला फॉर्म लगाओगे तो 2n+1 सी एन माइनस आर, मतलब इसमें से इसको घटा दिया तो 2n में से n गया n बचा और 1 में से 1 गया 0 बचा। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या है, ये आंसर होगा। ठीक है, और देख लिया। चलो एक और क्वेश्चन मान लिया ऐसे लिखा है 1 × NC0 × NC1 प्लस या NC2 लिख दिया 2 × NC1 × NC3 प्लस 3 × सही है ना, हाँ 3 × NC2 × NC4 प्लस एंड सॉन। ये हो गया आंसर। इसकी तरफ से लिखा, मान लिया यहाँ 0 दिखाई दे रहा है तो हमने लिखा NCR इंटू, फिर ये क्या हो जाएगा NCR+2 इंटू इस 1 की वजह से क्या आ जाएगा, अगर हमने इसकी तरफ से लिखा है R माना है इसको, ये तो बढ़ रहा है ना 0 1 2, तो उसका मतलब क्या है कि ये तो उससे एक ज़्यादा है, तो ये क्या होना चाहिए R+1। तो ये हो गया TR+1th टर्म, मतलब R की वैल्यू 0 रखने पे T1 हो जाएगा, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो ये आ गया। इसमें क्या हुआ, ये टर्म फालतू आ गया। तो पहले तो हमने इसको ठिकाने लगाया, कैसे लगाया कि अलग अलग कर दिया, इसको लिख दिया R × NCR × NCR+2 इसको अलग कर दिया, प्लस NCR × NCR+2 इसको अलग कर, इन दोनों के ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा R × NCR वाला। तो दिस इज इक्वल टू, R का वैल्यू कहाँ से शुरू हो रहा है ये ध्यान रखा, 0 से, तो फॉर्मूला लगेगा तो n नीचे उतर आएगा, ये हो जाएगा n-1 C R-1 इंटू NCR+2 प्लस NCR इंटू NCR+2। तो अब इसको हम क्या करेंगे, दो डिफरेंट क्वेश्चंस की तरह ट्रीट कर लिया। ठीक है, दो डिफरेंट क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर लिया, मतलब ये वाला क्वेश्चन अलग हो गया, ये क्वेश्चन अलग हो गया। पहले तो इसको देख लिया, इसमें इन दोनों को जोड़ा तो R रहेगा, कैंसिल तो नहीं होगा, तो पहले वाले को NCN-R लिख दिया, NCR+2, इन दोनों को जोड़ा तो R कैंसिल हो जाएगा, n+2 आ जाएगा, कांस्टेंट कितना आ गया n+2, ऊपर भी n है तो 1 + x⁴n, इधर भी n है तो 1 + x⁴n, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1 + x⁴2n, और इस पावर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो इसकी वजह से आंसर कितना हो जाएगा 2NCn+2, ये 2n यहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट पे आ गए। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या बोला था, 0 से शुरू हो रहा था, 0 रखा तो एब्सर्ड टर्म आ गया, छोड़ दिया, फिर 1 से, मतलब 0 के करस्पॉन्डिंग वाला टर्म छोड़ दिया, 1 से शुरू कर लिया, 1 रखा तो ये 0 हो जाएगा, उसका अलग कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, सारे टर्म प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया n × n-1 CR-1 इंटू NC, इसको लिख लिया इस बार n-R-2, इसको भी लिख सकते थे, ऐसा कोई बात नहीं है, इसको भी लिख सकते थे, दोनों एक ही बात है। अब इसमें अगर लोअर सबस्क्रिप्ट को जोड़ा तो R तो कैंसिल हो जाएगा और कितना हो जाएगा n-3, तो इसका कोफिशिएंट कंपेयर होगा। ठीक है, और ये n तो कांस्टेंट है, ये तो फाइनल आंसर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वजह से कौन सा एक्सपेंशन कंसीडर करेंगे 1 + x⁴n-1, इसकी वजह से कौन सा एक्सपेंशन एग्जिस्ट कंसीडर करेंगे 1 + x⁴n, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 + x⁴2n-1, ये हो गया। ठीक है, और इसमें किसका कोफिशिएंट आ जाएगा x⁴n-, का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा 2n-1 C n-3। सही है,
और ये जो एन है ये बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना रहेगा? दूसरे टर्म की वजह से तो ये आंसर आया, पहले टर्म की वजह से दिस इंटू एन आंसर आया, तो फिर रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू एन इंटू 2n-1 c n-3 प्लस 2nc n+2, ये आ जाएगा। ठीक है।